और ये क्राइम्स इतने होते हैं कि अगर ये किसी धरती पर लीगल कोर्ट में अगर कन्वर्ट किया जाए ना, जो क्राइम्स एक्चुअल माने जाते हैं, तो ये उम्र कैद दिलवाने वाले हैं। जो लायन किंग आपने मूवी देखी है ना, सबने ही देखी होगी। आई थिंक आई हैव आल्सो वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम्स। वो आई थिंक वन ऑफ द रेयर एनिमेशन मूवीज है जो मुझे लगता है एक बहुत इंस्पायर्ड स्टेट से कहीं से बनी थी। वो एनिमल्स भी देखते हैं तो उनके भी कितने वीडियोस होते हैं, डॉग्स और कैट्स भी अगर उस मूवी में देखते हैं, सिम्बा को देखते हैं, या जो सीन्स बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनल सीन्स है वो देखते हैं, तो वो भी उनके भी रिएक्शंस होते हैं। यही इनकी ताकत है कि ये हाइनाज हैं, ये पैक में काम करते हैं। झुंड में चलकर तो कोई भी अपने आप को पावरफुल मान सकता है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो एक चीज़ तो आपको गारंटीड पता होगी, और वो ये है कि ये जो नार्सिसिस्ट है, स्पेशली अगर वो कवर्ट या मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है, आपकी पीठ के पीछे जितनी भी चीज़ें करता है आपको गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ऑन एवरी लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, आपकी ग्राउंडिंग, आपकी सैनिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी एबिलिटी टू स्टैंड एज अ हील्ड पर्सन, एम्पावर्ड, जितने भी तरह से आपके ट्रॉमास को ट्रिगर करता है, आपके अबैंडनमेंट वुंड्स का फ़ायदा उठाता है, वो जो भी चीज़ें आपकी पीठ के पीछे या आपके सामने भी आपके डेट्रीमेंट के लिए करता है, अकेले या फिर वो झुंड के साथ, जो फ्लाइंग मंकीज़ और इनेबलर्स का झुंड होता है, वो उन सभी की एक्यूज़ेशन, उन सभी का प्रोजेक्शन आपके ऊपर लगाता है। चाहे ये भी आपके सामने करे या फिर आपकी पीठ के पीछे। यानी कि जब लोगों को समझ आ जाए कि ये इंसान एक कवर्ट नार्सिसिस्ट है, एक्चुअली उसकी रियलिटी पता चलने लगे, तो एक बहुत सेफ चीज़ है, ऑलमोस्ट एक सेफ बेट है कि ये जो भी चीज़ें इल्ज़ाम एक स्केपगोटेड विक्टिम पे लगा रहा है, जो स्पेशली जो स्केपगोट है, वो इल्ज़ाम समझ लीजिए कि उसने खुद किए हैं, वो चीज़ें उसने खुद की हैं। यानी कि क्राइम्स इसके हैं, लेकिन उसका एक्यूज़ेशन वो दूसरों पे लगा रहा है। यानी कि जो भी एक्यूज़ेशन वो आप पे लगा रहा है, ये समझ लीजिए कि वो क्राइम्स उसके हैं। एक्चुअली वो चीज़ें उसने की हैं जिनका इल्ज़ाम वो आपके ऊपर मढ़ता है लोगों के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल साइलेंट ट्रीटमेंट ले लीजिए। आपने अगर आप स्पेशली एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट के स्पाउस हैं या फिर बच्चे हैं, आप जानते होंगे साइलेंट ट्रीटमेंट बड़ी कॉमन चीज़ है। मुझे मेरे लिए भी बड़ी कॉमन रही है, इतनी कि एक पॉइंट के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो गया इवन व्हाइल ग्रोइंग अप। और बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है फैमिली में इस तरह के, जब कोई पेरेंट ही इस तरह से डील करे 1-2 साल के बच्चे के लेवल की उसकी इमोशनल मैच्योरिटी हो, तो वो बच्चा कैसे-कैसे वुंड्स लेके बड़ा होगा जिसका पेरेंट ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और बच्चे को यूज्ड टू है फ्रॉम अ यंग एज। तो फॉर एग्जांपल ये साइलेंट ट्रीटमेंट अब बच्चा को मिलता है पेरेंट का, तो वो उसका इल्ज़ाम जैसे कि वो पेरेंट बच्चे पे लगा देगा किसी के सामने कि ये बच्चा हमसे बात नहीं करता है, या ये हमारे साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करता है, या ये जान के इग्नोर या निग्लेक्ट करता है। या अब्यूजिव वर्ड्स, अगर वो नार्सिसिस्ट आपको अब्यूजिव वर्ड्स बोलता है या आपको जान के पोक करता है, ट्रिगर करता है, ह्यूमिलिएटिंग बातें बोलता है, ट्रायंगुलेशन करता है, इतनी सारी चीज़ें करता है आपको रिएक्टिव अब्यूज़ आपसे इंस्टिगेट करवाने के लिए, और फिर आप रिएक्ट करते हैं कुछ भी तो वो बोलता है एंगर इश्यूज़ हैं। और जो उसके फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं, इनेबलर्स भी, वो भी इसी तरह से करते हैं। वो भी ये सारी चीज़ों को मानते हैं, चाहे वो क्योंकि इतनी लो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इतनी लैक ऑफ इंट्यूशन और इतनी लैक ऑफ विज़डम है इसलिए, या वेरी ऑफ़न इसलिए क्योंकि वो जानते तो हैं सच, लेकिन उनका भी दे हैव देयर फिंगर्स इन द पाई। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी इस तरह के वीडियोज़ में, स्पेशली फ्लाइंग मंकीज़ के वीडियोज़ में, या और भी डिसफंक्शनल जो टॉक्सिक फैमिली नार्सिसिस्ट के आस-पास होती है, जिसमें नार्सिसिस्ट एक रॉटन एप्पल की तरह होता है जो पूरे परिवार को बर्बाद करता है। उसमें मैंने कहा था ये अकेले नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों की रज़ामंदी से होता है। अगर यही लोग हील्ड होते तो शायद नक्शा बहुत डिफरेंट होता। तो क्योंकि इन लोगों का भी गेम में इंटरेस्ट है, अपनी-अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी-अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, इसलिए इनका भी इंटरेस्ट है कि आपको स्केपगोट बना के रखा जाए, आपके ऊपर ही प्रोजेक्शन हो, एक्यूज़ेशन हो। तो इसके लिए वो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ, जो प्रॉब्लम है आप में है। वो जानते हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं, क्राइम्स कमिट किए हैं आपके अगेंस्ट, आपको ब्रेक करने के लिए, वो सारे किस तरफ से आए हैं। इनमें से कुछ लोग अच्छे से शामिल भी होते हैं
ये वाली चीज़ों में, लेकिन वो भी प्रिटेंड ये करते हैं कि आपने ये किए हैं। बहुत सारे तो तरीके ऐसे होते हैं जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये क्राइम है इन एनी वे, इन अ कोर्ट ऑन अर्थ, राइट? ये स्पिरिचुअल लेवल पे क्राइम्स होंगे। ऑफ कोर्स इमोशनल चीज़ें करना, क्योंकि अगर बोलें कि ट्रायंगुलेशन किया है, ठीक है, या मेरी इस तरह से फैमिली में स्मेयरिंग की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे इस तरह की चीज़ें जो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दे सम ऑफ द क्राइम्स आर सच जो आपको इस पॉइंट तक एक्चुअली ले जाने के लिए होते हैं, एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, कि आप में अगर वीक पड़ जाएं तो आप अपने आप को अनअलाइव करने की भी सोच लें। और ऑफन ये भी इंटेंशन होती है नार्सिसिस्ट की, एंड सम डीपली नार्सिसिस्टिक, जब ये डेविल रूप में आ जाते हैं ना ये लोग, इनकी ये भी इच्छा होती है कि जो काम वो खुद नहीं कर पा रहे हैं ना, वो शायद आप ही कर दें उनके लिए। और ये क्राइम्स होते हैं, इस तरह के लेवल तक वो आपको तोड़ना चाहते हैं, इस तरह के लेवल तक आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और इसमें भी अगर आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो ये विक्टिम बन जाते हैं, जताने के लिए कि आपने इन्हें छोड़ दिया, आपने इन्हें लेट डाउन कर दिया, आपने पीठ फेर ली, आपने गुनाह कर दिया, आपने क्राइम कर दिया। दिस इज हाउ टॉक्सिक इट इज। दिस इज हाउ, मतलब ये जो ब्रेन नंबिंग चीजें होती है ना, वो होता है टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक अब्यूज। जो नहीं गुजरा वो समझ नहीं पाएगा। तो ये इतने क्राइम्स होते हैं कि अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में माने जाते ना, अगर प्रूव हो सकते, तो ये एक एक को सजा दिलवाने के लिए काफी थे। नार्सिसिस्ट जो आपके अगेंस्ट चीजें करता है अकेले या फिर ये झुंड में मिलके, इतनी सारी चीजें करता है और वो छुपी रहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई डायरेक्टली कभी आकर बताएगा ही नहीं, शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि बताना मतलब एडमिशन करना कि दिस इज हु आई वाज। बहुत सारे लोग इनोसेंस प्रैक्टिस प्रिटेंड करते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्होंने नार्सिसिस्ट के साथ आपकी पीठ के पीछे मिल मिल के क्या किया है, अच्छे से पता होता है। लेकिन दे विल प्रिटेंड इनोसेंस, और दे विल प्रिटेंड कि उनका रोल उतना तो था ही नहीं, या उन्हें समझ नहीं आया। ऑल नॉनसेंस। तो ये जो सारे लोग हैं, ये आपको कभी आकर कभी सच नहीं देंगे। यू विल नेवर गेट द ट्रूथ फ्रॉम द नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट कभी अकाउंटेबिलिटी देगा कि हाँ मैंने ऐसा किया था, या उसका इनेबलर फ्लाइंग मंकी कभी सच में देगा? वही इंसान सच में देगा जो एक्चुअली सच्चा था, जिसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। वो कभी कभी कोई जना गलत में आ जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग में, और जिसकी इंटेंशन आपके लिए प्योर है, अगर बताएगा भी तो वही जना बताएगा कि हाँ मेरे थ्रू ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, आई वाज टेकन फॉर अ राइड। और आपको पता भी होगा, अगर आप एक एनर्जी सेंसिटिव इंसान हैं, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, आप एनर्जीज पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। तो आपको एक्चुअली जब कोई सच बताएगा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ अपने साथ जो हुआ है उससे पता होगा आपके लिए क्राइम्स क्या-क्या हैं, आपको ईश्वर से पता होगा क्राइम्स क्या-क्या हैं, आपको अपनी इंट्यूशन से पता होगा, आपको जो क्लूज़ मिलते हैं बहुत सारे उनसे पता होगा, आपने जो सहा है उससे पता होगा। इस तरह के क्राइम्स होते हैं। दैट इज़ हाउ हॉरिबल नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ इज़। ये सिर्फ वो जना जानता है जो उसके थ्रू गुज़रता है, और बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बहुत स्ट्रेंथ लगती है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। ये लड़ाई एक नॉर्मल टॉक्सिक इंसान के साथ लड़ाई नहीं है। अब पैक में जो चलता है वो कौन चलता है? वो होता है जो खुद वीक है, जो खुद इनऑथेंटिक है, जिसके खुद पैर नहीं है, कोई ग्राउंडिंग नहीं है, कोई ईश्वर से कनेक्शन नहीं है, कोई जेन्युइन फेथ नहीं है, या जिसके अनहील्ड वुंड्स इतने सारे हैं, जो दिखाता तो कुछ और है, सामने मास्क तो कुछ और दिखाता है, अच्छाई का या स्ट्रेंथ का या डिपेंडेबिलिटी का, लेकिन वो अंदर से ये पैक में चलता ही इसलिए क्योंकि उसके पास ये सामने दिखाने वाली एक्चुअली कोई चीजें नहीं है। वो ये पैक को खुश करने में ही, या पैक की स्ट्रेंथ लेने में ही, या पैक के साथ सिक्योरिटी ढूंढ कर ही चल सकता है, अपनी वैलिडेशन पा सकता है। वो अकेला नहीं चल सकता है, क्योंकि वो सच नहीं बोल सकता उतना जो अकेले चलने के लिए अकेले चलने वाला बोलता है, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है उतनी। तो इसलिए ये पैक परफेक्टली फिट होता है मुफासा, जो कि एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक डीपली डार्क सैटानिक एलिमेंट दिखाया जाता है, जो हर तकनीक अपना सकता है, जो हर चीज कर सकता है एक सिम्बा को गिराने के लिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सब की डेस्टिनी वही होगी जो सिम्बा की है, सब लिटरल सेंस में, लेकिन अपने लिए तो सिम्बा बनिए, खुद के तो सिम्बा बनिए, आइनाज मत बनिए। क्योंकि अंत में जानते हैं ना क्या होता है,
ना मुफासा हाइनास का है, ना हाइनास मुफासा के हैं। ये तो सब अपॉर्चुनिस्ट हैं जो एक कॉज के लिए, हेटफुल कॉज के लिए, जिसमें उन सबको कुछ ना कुछ मिलता है, सबने कुछ खरोचना है, सबका कुछ जुड़ा हुआ है उस डार्कनेस से, इसलिए साथ में आए हैं, इसलिए एक दूसरे की आवभगत करते हैं, इसलिए दूसरे एक दूसरे को प्रिटेंड करते हैं कि हम तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं, हम तुम्हारे लिए डिपेंडेबल हैं। और कुछ नहीं इन्हें जोड़ता है, इन्हें कुछ नहीं जोड़ता, इन्हें कोई प्यार नहीं है आपस में। ये एक दूसरे के भी सगे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने भी सगे नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा ये एक दूसरे के भी गले पड़ जाएंगे। जैसे ही इनको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही, प्रोमिसेस पूरे नहीं हो रहे, चीज़ें नहीं मिल रही, ये एक दूसरे पे भी शक करते हैं, एक दूसरे के भी पूरे पक्के नहीं है। इनमें कहीं नहीं लव, अपने लिए भी लव नहीं है तो दूसरे के लिए तो हो ही नहीं सकता, जहाँ ट्रू लव खुद के लिए नहीं है। तो ये वैसे हैं। और यही मैंने बोला भी था जो नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम्स में, कि ये फैमिली की रजामंदी से होता है। नार्सिसिस्ट जो स्केपगोटिंग करता है, जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वो अकेले कर ही नहीं सकता कभी। नार्सिसिस्ट पावरफुल है, ये सोचना बंद करिए। आप ये सोचिए कि आप में से या आपके आसपास वालों में से कौन कौन है जो उसकी पावर उसको दे रहे हैं। नार्सिसिस्ट अकेले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये इतने सारे जो अनहील्ड जने उसके आसपास होते हैं ना, ये होते हैं नार्सिसिस्ट की स्ट्रेंथ। इनमें से एक भी जना जेन्युइनली हील्ड होने लग जाए ना, तो वो चीजें ही पलट सकता है, तो वो बहुत सारा डैमेज होने से रोक सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ही ये है, अगर वो स्केपगोट एक नहीं होने के बजाय बहुत सारे लोग हों, और वो बहुत सारे लोग अपने आप को अवेयर होने लग जाए, हीलिंग होने लग जाए, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद के लिए लेने लग जाए, नार्सिसिस्ट से या बाहर के झुंड से वैलिडेशन लेने के बजाय अपने इनर सेल्फ से, ईश्वर के साथ सांठगांठ करके अपनी वैलिडेशन करने लग जाए, तो पासा ही पलट जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता, और इसीलिए स्केपगोट अकेले चलता है, क्योंकि बाकी सब में वो करने की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि वो यही बिलीव करते रहते हैं, जहां जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि हम पावरलेस हैं। नार्सिसिस्ट में इतनी पावर है, वो विक्टिमहुड से ही नहीं निकलना चाहते, तो नार्सिसिस्ट से हम ज्यादा पावरफुल हैं, ये तो ख्याल उनके दिमाग में सपनों में भी नहीं आता होगा। एंड दिस इज हाउ द स्टोरी गोज ऑन। क्योंकि झुंड में तो चलकर कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी अपने आप को ताकतवर समझ सकता है, कोई भी अपने आप को बलशाली समझ सकता है, कोई भी अपने आप को वैलिडेट कर सकता है। लेकिन असल स्ट्रेंथ, करेज का टेस्ट तो वो है कि आप अपना सच लेकर अकेले चल रहे हैं, जबकि आपको पता था कि अगर आप थोड़ा सा चेंज कर ले, अपने आप को थोड़ा सा ट्वीक कर ले, या थोड़ी सी सोल बेच दें, या थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कर ले, थोड़ा सा ऐसे खुश हो जाएं, थोड़ा सा जो सच बोलना है वो नहीं बोलें, चुप रहें, थोड़ा सा एक्चुअल ट्रूथ के बजाय पैसिव अग्रेसिव रह लें तो भी ठीक है, थोड़ा सा जो आप माइंड गेम्स खेल लें, तो आपको भी ये पैक की सिक्योरिटी मिलती जाएगी। थोड़ी सी हामी भर लें, थोड़ा सा कम बोल लें, थोड़ा सा मास्क पहन लें, तो बड़ा आसान है। लेकिन नहीं होता आसान। जो इंसान ऑथेंटिक होता है ना, उसके लिए ये चीजें जो पैक वालों के लिए बहुत आसान लगती है, उनको लगता है ये तो आसान है, दूसरा हम नहीं कर सकते। जो ऑथेंटिक जना होता है उसके लिए यही चीजें मौत के बराबर होती है, ये चीजें मुश्किल होती हैं, उससे वो रादर अकेले चलेगा, रादर वो आइसोलेशन का पेन ले लेगा, और फिर आइसोलेशन से ही खुद को पाना शुरू कर देगा, लेकिन वो ये चीजें नहीं करेगा। तो उसमें कौन सी स्ट्रेंथ है? दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। बिना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आपको ये लड़ाई समझ ही नहीं आएगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। यू विल नॉट जस्ट विन दिस फाइट बाय लर्निंग थ्योरेटिकल या इंटेलेक्चुअल चीजें जो कोई साइकोलॉजिस्ट भी बता सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, कि ऐसे 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 होता है, सम पॉइंट्स ऑफ द लिस्ट से ये लड़ाई कभी नहीं जीती जाएगी। दैट इज आई समथिंग आई कैन गारंटी यू। क्योंकि स्ट्रेंथ भी जो आती है ना, वो स्पिरिचुअल ही आती है। सिम्बा में भी देखिए एक स्पिरिचुअल क्वालिटी थी ना। क्यों वो मूवी सबको इतनी अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें एक स्पिरिचुअल लाइट और डार्कनेस की लड़ाई दिखाई है ना, तभी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। कितना डिसीट, कितना बिट्रेयल, हार्ट रेंचिंग, और यहाँ पे एक प्योरिटी, एक इनोसेंस, एक लाइट। जब तक सिम्बा खड़ा नहीं होना सीख लेता अपने दम खम में, अपनी ट्रूथ में, अपनी पावर में, तब तक कैसे उसके साथ अन्याय होता है, कैसे झुंड मिलके अन्याय करता है, जब तक खुद अपनी पावर। तो वो लड़ाई मुश्किल है, लेकिन वही तो चीज है। अल्टीमेटली लाइट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन डार्कनेस।
डार्कनेस की जीत कभी नहीं हो सकती। डार्कनेस लगता है कि इतनी पावरफुल है, स्ट्रांग है, लेकिन वो तब तक जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उसमें खड़े होना तो दूर की बात, आपने उसको डिस्कवर भी करना शुरू नहीं किया, हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव। और तभी फिर लोग पूछते हैं कि किस तरह से पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल। क्योंकि ये जो अपने भी लाइफ के मैं ये लोग बताती हूँ, जो ये सारे एक्ट हैं, दीज पीपल वंडर कि क्या है, मतलब मैं कैसे खड़े हो पा रही हूँ, क्योंकि इतने क्राइम्स कमिट करे हैं, मुझे तो ढेर हो जाना चाहिए था। लेकिन जवाब उन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि जवाब है ईश्वर, जवाब है मेरा इनर वर्क। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क भी तो ईश्वर से जोड़ता है आपको। जब आप अपने शैडो साइड्स को हील करते जाते हैं, जब आप ट्रूथ देखते जाते हैं, जब आप वेल हटाते जाते हैं, जो कि इनर वर्क से होता है, वो क्या है? वो सारे आपको ईश्वर की ही तो स्ट्रेंथ से जोड़ता जाता है। अपनी ईश्वर तत्व वो जो आपके अंदर है, वो ही तो आपको और एक्सपैंड करता जाता है। तो इट्स द सेम थिंग। इनर वर्क से जो आपको चीज मिलती है, वो सेम चीज है जो लाइट है। इट्स कनेक्टेड। ये इनर वर्क आपको कोई बाहर की चीज, बाहर की पावर नहीं दिलवा रहा, वो ही पावर दिलवा रहा है जो आपके अंदर हमेशा बसती थी। और अंदर क्या हमेशा बसता है? वही जो ईश्वर से आता है। एज सिंपल एज दैट, इफ आई हैव टू स्टेट इट इन वन लाइन। तो लेकिन ये इन लोगों को कभी विश्वास नहीं होगा। इनको लगता है कि मेरे पास कोई जादू की पोटली है, कुछ है, आई एम डूइंग समथिंग। क्या मेरी सुपर पावर है? सुपर पावर यही है। लेकिन इन लोगों में से कोई विश्वास भी नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव जीरो कनेक्शन। दिखाने के बहुत हो सकते हैं, दे हैव जीरो ट्रू कनेक्शन विद द ऑथेंटिक सेल्फ, बिकॉज दे हैव जीरो ट्रू कनेक्शन विद गॉड। इसलिए ये इनको बोरिंग आंसर लगेगा। इनको मैं कोई एक्साइटिंग सा आंसर दे दूं ना कि हाँ ये है, मुझे एक बाबा जी ने बताया था ऐसे करना, एक पर्ची दी थी, उसके बाद बोला था अब ये स्टेप लेना, अब ये स्टेप लेना, अब ये स्टेप लेना, मैंने वैसे ही किया है। वो मजा आएगा उनको सुन के। एक सिंपल सा बोरिंग रिप्लाई कि नहीं, मेरी इंट्यूशन मुझे सब कुछ बताती है, गॉड सब कुछ बताते हैं, मेरा इनर वर्क, मेरी शैडो हीलिंग, ये सब कुछ मेरे लिए सारे रास्ते खोलती गई है, वहां से ही मेरी स्ट्रेंथ आती है। उनको विश्वास नहीं होगा। तो जो नार्सिसिस्ट और उसके झुंड से लड़ने की चाबी है ना, वो यही है जो मैंने आपको बताई है। तो उस चाबी का इस्तेमाल करिए और अपने अंदर के सिम्बा को जगाइए, क्योंकि पैक का तो अंजाम वही होता है। जब भी हो, ईश्वर की अदालत में होता ऐसे ही है, कुछ मिलता नहीं है। इसलिए भूल से भी ये पैक के हिस्सेदार मत बनिए। अगर बनना है तो सिर्फ सिम्बा बनिए, अपनी जिंदगी के एटलीस्ट, चाहे किसी फिल्म के स्क्रीन के नहीं।